सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा अबाउट द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. वी सॉ दैट के जिन सेक्शंस के साथ में, दैट इज SC, ST, OBC, वुमेन, दिस वेर फ्यू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, दोज हु हैव सफर्ड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. वी सॉ दैट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो धीरे धीरे करके अब इन डिस्क्रिमिनेशंस को एंड कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे रूल्स बने हैं जिससे ये सेक्शन को प्रोटेक्शन भी मिलेगा एंड साथ साथ में उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही है कि वो आगे ग्रो कर सकें. तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए. अब हमारा 3rd टॉपिक आता है अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी. अब हम देखेंगे दैट जुडिशरी मतलब क्या होता है, द कोर्ट्स. देखते हैं कि वो क्या रोल प्ले करते हैं इन प्रमोटिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी. The judiciary in India have played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objective of social justice and equality. क्या बताया यहाँ पे that जो जुडिशरी है हमारी कंट्री में has played a very important role. किस चीज़ में? कंट्री में जस्टिस और इक्वालिटी लेकर आने में जुडिशरी ने, कोर्ट्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. While interpreting the provision of the Constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of the Constitution and also the intentions of the Constitution makers. We will try to understand the contribution of judiciary in this regard with the help of following points. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, मतलब जब भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से है या नहीं है, उस बात का ध्यान हमेशा किसने रखा है? जुडिशरी ने. समझ आया क्या बोला मैंने? जैसे लॉज जो है वो कहाँ फॉर्म होते हैं? पार्लियामेंट में. ठीक है, लेकिन वो लॉज सही है या गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो कहाँ पर फाइनलाइज होता है? जुडिशरी में, दैट इज़ कोर्ट्स में. सो यहाँ पे जुडिशरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जुडिशरी देखता है कि जो भी लॉ में चेंजेस आ रहे हैं या कोई नया लॉ अगर बन रहा है तो वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं तो और क्लियर हो जाएगा. चलो, पहला आता है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक. इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन एंड द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक दोज चेंजेस. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ता है, बिकॉज अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में हमने इम्प्लीमेंट किया था, तो उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब का कंडीशन एंड अब का कंडीशन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन में जब रूल्स बनाए थे तब वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थे. अब चेंजेस आ गए. अगर वर्ल्ड में चेंजेस आए हैं, कंट्री में चेंजेस आए हैं, तो क्या होगा? इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंजेस आएंगे. दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ता है? हमें अपडेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है. ये चेंज करने का पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है. जैसा मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट क्या करता है? लॉज फ्रेम करता है, पुराने लॉज को चेंज करता है. सो ये पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में. द जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम specified the limitation on this power. The judiciary has taken a stand that the parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. क्या बोला है कि पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज को चेंज कर सकते हैं.
जुडिशरी ने ये एक्सेप्ट किया कि पार्लियामेंट विल चेंज इट। अच्छा, अब अगर पूरा पावर पार्लियामेंट को दे देंगे तो वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस करते रहेंगे, तो ये पावर का मिसयूज नहीं हो, इसके लिए क्या बोला गया है, जुडिशरी ने क्या क्लियरली बोला, दैट आप जो भी चेंजेस कर रहे हो, मतलब पार्लियामेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इतना याद रखना है कि नए चेंजेस मतलब क्या कह सकते हैं, जो भी चेंजेस आप कर रहे हो वो चेंजेस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। समझ आया? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा है कि हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना है, तो आप ऐसा कोई भी नया लॉ नहीं ला सकते जिसकी वजह से इक्वालिटी पर अफेक्ट पड़े। या सपोज बोला है कि कंट्री के अंदर हर एक पर्सन को फ्रीडम मिलेगी, तो आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं लेकर आ सकते जिससे लोगों की फ्रीडम चली जाए। समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? दैट चेंजेस करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन वो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाकर चेंजेस नहीं हो सकते। सेकेंड क्या है अभी? सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। द प्रोटेक्शन provided to the citizen by fundamental rights in the constitution has been made more meaningful through various decisions of judiciary. Some of the important subjects on which the court have given judgments including rights of children, protection of human rights, protection of the honor and dignity of women, individual freedom and tribal empowerment. These efforts have made the political process in India more mature. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? Significant of judicial decision. That is, जुडिशरी ने हमेशा सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। जुडिशरी ने हमेशा, अगर सपोज कोई भी ऐसा कुछ केस आ रहा है जिससे लोगों की डिग्निटी पर हार्म पहुँच रहा है, तो जुडिशरी ने हमेशा किसको फेवर किया है? इंडिविजुअल्स को फेवर किया है। मतलब अगर सपोज कुछ ऐसा लॉ बना है जिससे लोगों की फ्रीडम पर इफेक्ट हो, तो जुडिशरी ने उस लॉ को पास होने नहीं दिया है। ठीक, मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो जुडिशरी है वो क्या कर रहा है? जुडिशरी इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन। आपने देखा रहेगा कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हो तो जुडिशरी आपका केस एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है? बिकॉज जुडिशरी का मेन एम है आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना। अगर गवर्नमेंट कुछ करप्शन करती है या कुछ भी ऐसा करती है, तो हमारे पास राइट है कि हम उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ठीक, तो ये राइट हमें क्यों मिला है? सो दैट हमारा जो फ्रीडम है, हमारी जो इक्वालिटी है, डिग्निटी है, ये सब चीज़ें प्रोटेक्टेड रहे और गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज़ ना करे। सो लास्ट टॉपिक आता है अभी हमारा कंक्लूजन। लेट्स सी कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है हमें। इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर India's democracy. Government's acts and policies have not put an end to all the problems. There are several new problems confronting us. However, what is important is that the people in India have developed a democratic mindset. क्या बोला है यहाँ पे? इस चैप्टर में हमने देखा दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क करती है। देन वी सॉ दैट बहुत सारे चैलेंजेस है ना, एंड धीरे धीरे करके हमें इन चैलेंजेस को ओवरकम करना है। वी सॉ दैट कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, धीरे धीरे करके न्यू प्रॉब्लम्स भी आ रही है, बट
एक चीज़ क्लियर थी कि इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अब धीरे धीरे करके लोगों का जो माइंडसेट है हैज़ टर्न्ड इनटू अ डेमोक्रेटिक वन। हर एक पर्सन एक दूसरे की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करता है, एक दूसरे को इक्वालिटी प्रोवाइड करने का ट्राई करता है। सो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। थैंक यू स्टूडेंट्स।